सो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। ठीक है, जैसा आपने थंबनेल और टाइटल पे देखा था, हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। एग्जैक्टली जो आपने पढ़ के आए हो थंबनेल टाइटल पे, हम वही करेंगे। आज हमारी क्लास 6 है और आज के हमारा कंटेंट है जनरल इंग्लिश। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, क्वांट्स मुश्किल हो जाती है, रीजनिंग मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो गेम चेंजर होती है ना, वो आपकी इंग्लिश होती है। जिस बंदे की इंग्लिश का कमांड होती है ना, तो वो आसानी से जो यहाँ पे अगर वो अच्छा नहीं कर पाता तो यहाँ से वो रिकवर कर लेता है और सिलेक्शन में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पता चल गया होगा। लेकिन काफ़ी बच्चे क्या होता है, अप्रोच नहीं जानते कि हम कैसे मेंस के आरसी को अप्रोच करते हैं, कैसे क्लोज टेस्ट को अप्रोच करते हैं, वो भी मेंस के। कैसे मेंस के एरर डिटेक्शन को अप्रोच किया जाता है, कैसे हम वर्ड यूजेज को अप्रोच करते हैं। तो उन सबको हम सीखेंगे आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उससे पहले भी मैं कई क्लासेस ले चुका हूँ, 5 जो मेरी क्लासेस हुई हैं उसमें भी मैंने डाइवर्सिफाई में कंटेंट करवा रखा है, क्वांट रीजनिंग प्लस इंग्लिश का। तो एक बार आप वो देख लेना। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना भाई, प्लीज़ एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। कैसे मैं आरसी को आपके सामने अप्रोच करता हुआ नज़र आऊँगा और कैसे हम टैकल करते हैं हर चीज़ों को। तो आराम से पेशेंटली आप देखोगे, सीखोगे। ठीक है, लर्निंग्स पे फोकस करना। ठीक है, लर्निंग से ही सब कुछ होता है। चलते हैं आगे। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला आरसी है, पहला आरसी आ चुका है हमारे सामने। कितना बड़ा आरसी है, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। देखो, एक दो स्लाइड। तो भाई यहाँ पे बड़ा सा आरसी है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले आरसी को, मेंस के आरसी को हम करते कैसे हैं और कोई भी आरसी को हम कैसे करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस आरसी की आपने जिस्ट समझना है। जिस्ट जिस्ट मतलब कि वो आरसी जो लिखा गया है वो क्या सोच के लिखा गया है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, जो ऑथर है वो, उसके दिमाग में ऐसा क्या था जिन्हें, जिससे उन्हें इस आरसी लिखने की एक प्रेरणा मिली। तो वो हमने सीखना है, हम उसको पढ़ेंगे, इसको थॉरोली हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो कुछ क्या होता है, कुछ कठिन शब्द होते हैं आरसी में, तो उन्हें आप इग्नोर करना है। ओवरऑल आपको जस्ट लेनी है इसकी, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो पढ़ते हैं हम यहाँ से। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन इंडिया है, सीम्स टू हैव सॉफ्टन इट्स स्टैंड अबाउट डिस्क्लोजिंग एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बोथ वोट्स, बोथ वाइज वोट्स कास्ट इन इलेक्शंस। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ऐसा नज़र, मतलब ऐसा प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो सॉफ्टन कर रहा है। सॉफ्टन मतलब ढीला पड़ रहा है, मतलब अपना जो स्टैंड है। जैसे क्या हुआ था लास्ट ईयर, कुछ डेटा मांगा गया था ईसीआई से कि भाई एग्जैक्ट नंबर बताओ कि हर एक बूथ पे कितने वोट पड़े हैं। तो वो इस चीज़ को डिस्क्लोज डिस्क्लोज मतलब बता नहीं रहा है। इस चीज़ को बताने के लिए वो अपना स्टैंड मतलब ढीला कर रहा है, वो मतलब बताना नहीं चाह रहा, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, सॉफ्टन कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। लास्ट ईयर व्हेन द क्वेश्चंस अरोज, एक सेकंड में कुछ गलत बोल गया हूँ, सॉरी सॉरी भाई, माफ़ करना। मैं यहाँ पे गलत बोल गया हूँ। सॉफ्टन का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव होता है जे, मतलब वो अब बताना चाह रहा है। पहले वो अटक रहा था, मतलब पहला बताना नहीं चाह रहा था ईसीआई, कि जो डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा था जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं बूथ वाइज वोट्स कास्ट हुए थे इलेक्शंस में। लेकिन अब वो चीज़ बताना चाह रहा है, सॉफ्टन हो रहा है, मतलब अब वो थोड़ा बताना चाह रहा है वो चीज़। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, माफ़ करना भाई। हाँ अब आपको हो सकता है यहाँ तक थोड़ा सा समझ में ना आया, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ऐसा लग रहा है कि अब वो सॉफ्टन हो रहा है इस अपने स्टैंड को लेके, जहाँ पे वो अड़ा हुआ था कि वो नहीं बताएगा ऐसा कुछ करके। लेकिन अब वो सॉफ्ट हो रहा है, मतलब बताना चाह रहा है, वो डिस्क्लोज करना चाह रहा है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बूथ वाइज वोट्स जो कास्ट किए गए थे लास्ट इलेक्शंस में। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। लास्ट ईयर व्हेन द क्वेश्चन अरोज इन द मिड ऑफ द मल्टी फेस जनरल इलेक्शन, अब ये पास्ट पे पहुँच गया। मतलब क्या हुआ था लास्ट ईयर जब जनरल इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था। ठीक है, अरोज हो गया था। The ACI took the position that it had no legal mandate to disclose details of Form 70C, Part 1, which one contains the total number of electors in each booth and those who had actually voted। मतलब जो बोल रहा है कि लास्ट ईयर ACI ने एक्सटेंड लिया था कि वो नहीं बताएगा इस चीज़, क्योंकि उस पर कोई लीगल मैंडेट नहीं है बताने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए जो डिटेल्स होती हैं फॉर्म 70C की। ठीक है, फॉर्म 70C क्या होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनने एक्चुअली वोटेड किया है, और जो एक्चुअली वहाँ पर थे, मतलब एक तरह से तो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, और उनमें से एक्चुअली जिन्होंने वोट किया है। ठीक है,
टू एनीवन अदर देन द कैंडिडेट और इट्स पोलिंग एजेंट। उसने बोला था कि हम जो केवल उसको ही बताते हैं, मतलब जो कैंडिडेट होता है और उसके पोलिंग जो एजेंट होते हैं जो बूथ बैठे रहते हैं बूथ पे, उनको ही बताया जाता है, ना कि हम इसे पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं। हम पे ऐसा कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लीगल मैंडेट नहीं है। ऐसा ईसीआई ने बोला था लास्ट ईयर इन अ रिसेंट हियरिंग, अभी रिसेंट सुनवाई हुई। इट हैज़ सेड, उसने बोला कि द चीफ कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, हु टुक ओवर रिसेंटली, जिन्होंने रिसेंटली टेक ओवर किया था, टुक ओवर मतलब पदवी, मतलब पद धारण किया था, इज़ ओपन टू मीटिंग, अब वो तैयार है मीटिंग करने के लिए, तैयार है। इज़ ओपन टू मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके साथ, एंड इंडिविजुअल्स हु हैव सॉट अ डायरेक्शन टू द ईसीआई टू अपलोड स्कैन्ड ऑथेंटिकेटेड एंड लीगल कॉपीज ऑफ फॉर्म 70 ऑन इट्स वेबसाइट। मतलब जिन जिन लोगों ने उन पर एलिगेशन लगाई थी ईसीआई पे लास्ट ईयर कि आप भाई रिवील नहीं कर रहे हो डेटा, ठीक है, तो उनके साथ अब ईसीआई के जो मतलब वो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, वो अभी रेडी हैं इनके साथ मीटिंग करने के लिए, ठीक है, तो आपको समझना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ फॉर पार्लियामेंट Mahupatra एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ फॉर, इसको मिटा देता हूँ मैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनने कहा है जो तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर हैं, जो इन पर्सनस हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पार्टी के, कि अपना रिप्रेजेंटेशन दें ईसीआई, मतलब मीटिंग करें, उनके साथ मीटिंग करें ईसीआई के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको आदेश दिया है, ठीक है, किसको दिया है, जो तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद हैं उनके, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एडीआर पार्टी के, इनको उनने जो है दिया है, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ते हैं, while it may not mean that the ECI has already agreed to make absolute number of voters universally available, it may result in evolving a system of disclosures about turnouts, both in terms of numbers and percentage। जो बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि द ईसीआई ऑलरेडी एग्रीड हो गया था कि वो नंबर्स वोटर का देगा, सबको यूनिवर्सल लेवल को करवाएगा, ठीक है। इट में रिजल्ट इन इवॉल्विंग सिस्टम और डिस्क्लोजर अबाउट टर्नआउट्स, इसका रिजल्ट था कि डिस्क्लोज करें टर्नआउट्स को। मतलब क्या होता है ना, वोटर्स दो टर्म में देखे जाते हैं, एक तो नंबर्स में होता है जितने लोगों ने वोट डाले, और एक होता है उसका परसेंटेज में, मतलब कितने परसेंटेज में लोगों ने वोट डाले। तो ठीक है, पहला ईसीआई क्या ऑलरेडी एग्रीड नहीं था इस चीज़ के लिए, ठीक है, ऑलरेडी एग्रीड नहीं था। तो हमें ज़रूरी है पता करना कि भाई कि वो वोट इन टर्म्स ऑफ नंबर देगा, नंबर और परसेंटेज में दोनों में देगा ना। ऐसा ना हो कि, अब आगे पढ़ते हैं, आप आगे समझ में आएगी वो चीज़, ठीक है, आगे समझ में आएगी, एक सेकेंड। क्या हुआ था 2024 में ईसीआई ने रिलीज़ की थी सम डिटेल्स, मतलब पार्शियली डेटा दिया था अबाउट टर्नआउट का, मतलब कितने वोटर टर्नआउट हुए, कितने वोटर लोगों ने वोट किया है थ्रू इट्स वोटर टर्नआउट ऐप, मतलब उसकी एक वोटर टर्नआउट ऐप है उस पर। बट इट ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ एंड स्पेकुलेशन एज अ परसेंटेज गिवन वर सीन टू बी अनयूजुअली हायर देन वॉट वॉज डिस्क्लोज एट द क्लोज ऑफ पोलिंग। मतलब बोल रहा है कि इसने क्या किया था 2024 में, अपना वोटर टर्नआउट जो कि ऐप है उन पर डेटा रिलीज़ किया था, तो सब परसेंटेज शो गए थे भाई कि इतने परसेंटेज वोट डाले गए थे, इतने परसेंटेज वोट डाले गए थे, लेकिन वो अनयूजुअली हायर थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे, जो मतलब जो देखा गया था, डिस्क्लोज किया गया था कि क्लोज अप पोलिंग देन व्हाट वाज डिस्क्लोज, मतलब जो क्लोज अप पोलिंग होती है, मतलब जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो डेटा दिया गया था उससे कई ज़्यादा परसेंटेज उसके हायर थे। तो इसलिए ये चीज़ चल रही है कि ऐसा ना हो कि ईसीआई फिर से वही परसेंटेज का कुछ वो दे दे, ऐसा कर दे, तो उस चीज़ पे कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं ईसीआई पे। तो अब समझ रहे हो, जो पूरा ईसीआई को कटघरे में ले रहा है ये पूरा पैसेज। The prevalence of difference of 5 to 6 percentage points between the turnout declared on polling day and subsequently revised figures based on inputs from all booths was noted at the end। क्या हुआ भाई, 5 से 6% का जो है अंतर देखा गया है। मतलब सोचो 100% लोगों ने वोट डाले और वहाँ पे शो कर रहा है 105%, सॉरी 100% थोड़ी ना, मान के चलो कि 80% वोटिंग कास्ट हुई और वहाँ पे शो कर रहा है 86%, 85%, तो इतना अंतर आया है 5 से 6 परसेंटेज का, जो कि मतलब टर्नआउट डिक्लेयर किए गए थे पोलिंग डे पे, और जो रिवाइज फिगर थे, मतलब जो फिगर्स दिखाए गए थे जो कि बेस थे सारे बूथ्स पे, ठीक है, वॉज नोटेड इन एट द एंड, मतलब जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद दिखाए गए थे। दिस इज़ नॉर्मली एक्सप्लेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिले। इसको एक्सप्लेन किया गया था कि भाई, पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों ज़्यादा दिया गया, तो उसको एक्सप्लेन किया गया
कि एज अ रिजल्ट ऑफ डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल यूज, मतलब डेटा कलेक्शन करने में देर हो जाती है, इसको एक रीज़न बताया गया ईसीआई द्वारा। इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड इन फार फ्लंग एरियाज, मतलब जो दूर गांव में एरियाज़ हैं, खासकर वहाँ के बूथों से, ठीक है, ऐसा रीज़न बताया गया देरी से डेटा आने का, और जो यहाँ पे ऐसे 5 से 6% इसका जो है उछाल आने का, ठीक है। हाउएवर द पिटिशनर बिफोर द कोर्ट आर्ग्यू, जो पिटिशनर थे मतलब जिनने याचिका दायर की थी आपके जो ईसीआई के खिलाफ, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो फॉर्म 70C है इज़ कलेक्टेड बाय अवेलेबल बूथ एजेंट्स बाय हैंड एंड वुड नॉट बी मेजर प्रॉब्लम फॉर इलेक्शन ऑफिशियल टू स्कैन एंड अपलोडेड विद इन 48 आवर्स। उनने इस पर सवाल उठा दिया कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, आप तो 48 घंटे में इस चीज़ को अपनी जो है साइट वहाँ पे इसको अवेलेबल कर सकते हो, क्योंकि जो बूथ एजेंट्स होते हैं उन्हें उनके हाथों हाथ उनके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। तो पिटिशनर ने एक सवाल उठाए थे, द मेन डैश ऑफ पॉलिटिकल, यहाँ द मेन द मेन डैश ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्टिविस्ट इज दैट द डिसरपेंसीज, इसका मतलब होता है कि अंतर, मतलब जो मेन लड़ाई है ना पॉलिटिकल पार्टीज में और जो एक्टिविस्ट्स हैं वो है डिसरपेंसीज की, मतलब कोई अंतर आ रहा है, वो जा रहा है ना 5 से 6% का अंतर कैसे आ गया, तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं पूरे। तो ठीक है, in the absence of absolute number of voters cast but with only turnout percentage in hand would raise suspicious about the whole process when the final results are released। मतलब बोल रहा है कि जब आपने एब्सोल्यूट नंबर तो दिखाए नहीं आपने बताया तो है नहीं कि भाई कितने वोट डाले गए, 100 200 1 लाख कितने डाले गए, बस आपने जो है परसेंटेज शो कर दिया, तो भाई सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। तो वही चीज़ की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे बोल रहा है कि द ECI हैज़ डन वेल टू ऑफर टू मीट द पिटिशनर्स ऑन दिस क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जो अराइज हो रहे थे, जो सवाल उठ रहे थे ECI पे, जो रिलेवेंसी आ रही थी डेटा देने में, मतलब डेटा आप दे नहीं रहे हो प्रॉपर, तो ECI ने उसको मतलब अच्छा किया है, डन वेल, कि वो मीट करेंगे पिटिशनर से जिन्होंने याचिका दायर की थी इनके खिलाफ। देयर कैन बी नो डॉगमेटिक अपोजिशन to a procedural step to reduce the appearances about any election being less than fair। डॉगमेटिक मतलब क्या होता है, सिद्धांतवादी, मतलब ऐसा कोई सिद्धांतवादी अपोजिशन नहीं है इस जो प्रोसीजरल स्टेप में, मतलब जो इलेक्शन किए जाते हैं कि वो टू रिड्यूस अप्रेंशन अबाउट एनी इलेक्शन बीइंग लेस देन फेयर, मतलब हर बार कोई ना कोई अपोजिशन होता ही है जो सवाल उठाते ही है, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो सही है भाई। चलो, इट इज़ फ्यूटाइल टू होल्ड द पोजिशन दैट एवरी स्टेप डिमांडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इज एम्ड एट अंडरमाइनिंग इट्स इंटीग्रिटी और कास्टिंग द प्रोसेस इन अ बैड लाइट। वही बोल रहा है कि ये फ्यूटाइल है, मतलब फ्यूटाइल मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब जिसमें फ्रूटलेस है, मतलब कोई फालतू चीज़ है, आप फालतू मेहनत कर रहे हो, आप इतनी ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए हो, मतलब ECI को टारगेट किया जा रहा है कि आपकी इतनी बड़ी पोजीशन है, तो आपकी जो एवरी स्टेप है, मतलब जो आप इलेक्शन प्रोसीजर करवा रहे हो, आप पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हो, तो आपकी जो एवरी स्टेप है वो डिमांड कर रही है ग्रेट ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक पारदर्शिता होनी चाहिए आपके काम में जो आप कर रहे हो पूरी की पूरी इलेक्ट्रल प्रोसेस में, ठीक है, इलेक्ट्रल प्रोसेस में जो, ठीक है। लेकिन क्या है ना, वो एम्ड है अंडरमाइनिंग इट्स इंटीग्रिटी। आप ऐसे काम कर रहे हो भाई, डेटा बाद में दे रहे हो, कुछ फालतू की रीज़न दे रहे हो कि भाई कलेक्शन में टाइम लग रहा है, जो है वो है, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो इंटीग्रिटी है आपकी, और जो, ठीक है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, और आपकी जो प्रोसेस है उसे बैड लाइट, मतलब गलत तरीके से वो देखा जा रहा है वो चीज़, तो उस पर पूरा ECI पे टारगेट किया गया है इसमें, ठीक है। देयर ऑट टू बी ए कॉन्स्टेंट रीअसेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर्स हैं उनका रीअसेसमेंट होना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, एंड प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जिससे बढ़े, और एंड रिड्यूस द टाइम टेकन टू डू सो, मतलब जो चीज़ें टाइम डेटा देने में करने में टाइम कम हो और आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने काम में। तो आपने समझा क्या था पैसेज पूरा था कि ECI के बारे में था। ECI ने पहले अपना डेटा रिवील नहीं किया था, अब ECI तैयार है बात करने के लिए उन लोगों से जो उन पर सवाल उठा रहे थे, तो एक स्टेप बताई जा रही है और यहाँ पर सजेशन दिए गए हैं कि आप इस चीज़ में सुधार लाएं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है, एक बार आप ट्राई करोगे मेरे साथ। क्वेश्चन भी देखो अच्छे लेवल के लाए हूँ भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर। इन्फर मतलब होता है कि आप क्या इन्फर कर पा रहे हो, वहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो, अंदर की क्या डिटेल्स निकाल पा रहे हो। तो पहला पहला पॉइंट है द ECI इज कंसिडरिंग मेकिंग द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन ईच बोथ पब्लिकली अवेलेबल। मतलब बोला है कि ECI कंसिडर कर रहा है कि वो जो नंबर ऑफ डेटा है ना, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेटा, वो पब्लिकली अवेलेबल कर देगा। तो बिल्कुल सही है। आपने देखा ना ECI यहाँ पे लिखा था, देखो ECI रेडी हो गया है, ठीक है, सॉफन हो गया है, अपना स्टैंड को लेके तैयार है, यहाँ पे बोला भी गया था है। आप यहाँ पे भी देखोगे कि ECI देखो यहाँ पे देखो ECI डन टू बेल टू ऑफर टू मीट अ पिटिशनर ऑन दिस क्वेश्चन। मतलब ECI कहीं ना कहीं तैयार है अब वो डेटा देने के लिए। तो पहले तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी है। वो बोला कि द डिस्क्रिपेंसी इन वोटर टर्नआउट परसेंटेज हैज़ रेज कंसर्न अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्शन प्रोसेस। एग्जैक्टली, क्योंकि भाई काफ़ी क्वेश्चन उठे हैं, मतलब परसेंटेज का वो आ रहा है अंतर 6 से 5% का। तो वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है पूरी इनकी जो प्रोसेस होती है। तो बिल्कुल सही है दूसरा भी। तीसरा पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड ECI टू इमीडिएटली अपलोड स्कैंड कॉपीज ऑफ द फॉर्म 17 ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि तुरंत तत्काल इसको मतलब अपलोड कर दो आप। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि आप मीटिंग कंडक्ट करो, जो आपके मतलब जो आपको पिटिशनर थे, जो आपके खिलाफ बोल रहे थे, उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करो और उनके साथ आप बात करो, जब जाके कोई फैसला लेना इसे अपलोड करने का। तो ऐसा कहीं नहीं बोला कि भाई तत्काल कर दो, नहीं बोला। तो थर्ड गलत है, 1 and 2 सही है। तो ओनली 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है कि बताओ कौन सा इन स्टेटमेंट में करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। द ECI इनिशियली हेल्ड द पोजीशन दैट फॉर्म 70C डिटेल कुड नॉट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक। मतलब इनिशियली, मतलब पिछले साल जब ECI ने बोला था कि जो फॉर्म 70C की डिटेल्स हैं उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता पब्लिक को। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी था। देखो यहाँ पे पढ़ा भी था कि ECI टुक द पोजीशन दैट इट हैड नो लीगल मैंडेट टू डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट द फॉर्म 70C। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है ना, कौन सा। अरे भाई जी, क्या हो गया। अरे अरे सॉरी, एक सेकंड, माफ़ करो भाई, माफ़ करो। हाँ तो भाई आ चुके हैं फिर से। वहाँ पे थोड़ा कुछ एरर हो गई थी, अब वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट वाला हमसे पूछा गया था, नॉट करेक्ट वाला। तो अब देखो ECI इनिशियली मतलब नहीं मान रहा था कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो बिल्कुल सही था। तो ये नॉट करेक्ट वाला हमको ढूंढना है, तो जो हमारा आंसर में काउंट नहीं होगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर ECI टू चेंज इस प्रोसीजर रिगार्डिंग फॉर्म 17C डिस्क्लोजर। इस भाई सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अपना वो चेंज कर दो प्रोसीजर। ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आप ट्रांसपेरेंसी लाओ उस चीज़ में, ना कि अपने प्रोसीजर्स को ही बदल दो। नहीं भाई, प्रोसीजर नहीं बदलना। सेकंड रॉन्ग है, मतलब सेकंड रॉन्ग है, काउंट होगा हमारे आंसर में। ठीक है, आंसर में काउंट होगा। मतलब जो द डिफरेंस इन वोटर टर्नआउट परसेंटेज ऑन पोलिंग डे एंड लेटर फिगर्स इज जनरली ड्यू टू डेटा कलेक्शन डिलेज अकॉर्डिंग टू द ECI ने बोला कि भाई डेटा कलेक्ट करने में देरी हो गई हमसे। ठीक है, हम पोल पोल मतलब जो डेटा पोल हुआ था उस दिन इलेक्शन के दिन, तो वो कलेक्ट करने में हमसे देरी हो गई, तो इसलिए जो फिगर्स हैं बाद में बड़े हुए दिखे थे थोड़ा। तो ये तो बिल्कुल सही था, मतलब ये, लेकिन काउंट काउंट नहीं होगा ऑप्शन में, हमें चाहिए नॉट करेक्ट वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the primary concerns of the petitioner regarding voter turnout data? जो पिटिशनर्स थे उनका क्या कंसर्न था कि जो वोटर टर्नआउट डेटा है उसके रिगार्डिंग क्या था भाई। द ECI वॉज नॉट रिलीजिंग वोटर टर्नआउट डेटा एट ऑल, कि जो ECI रिलीज नहीं कर रहा था। अच्छा जी, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। पहले नीचे पढ़ लेते हैं हम। और द टर्नआउट परसेंटेज वर सस्पेशली लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो टर्नआउट परसेंटेज थे वो कम थे, ऐसा तो नहीं था भाई, परसेंटेज तो बढ़े हुए दिखाई देते थे, जो तो बिल्कुल गलत है। देयर वर अनएक्सप्लेन डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन पोलिंग डे फिगर्स एंड फाइनल टर्नआउट नंबर्स। बिल्कुल जो आंसर सही है। मतलब जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, मतलब अंतर आ रहा था कि भाई पोलिंग डे के फिगर कुछ और थे और जो फाइनल टर्नआउट नंबर्स थे वो कुछ और थे। तो जी बिल्कुल सही है आंसर है। अब डी द पॉलिटिकल पार्टी वॉज नॉट अलाउड टू एक्सेस, जे भी गलत है। ECI रिफ्यूज टू मीट पिटिशनर और, नहीं नहीं भाई ECI तो रेडी हो गया मिलने से, जे भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ए बोल रहा था कि द ECI वॉज नॉट रिलीजिंग वोटर टर्नआउट डेटा एट ऑल। ऐसा नहीं बोल सकते, एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल पूरा कुछ रिलीज नहीं कर रहा था। नहीं भाई, उसने परसेंटेज रिलीज़ किए थे। एट ऑल का मतलब होता है कुछ रिलीज़ ही नहीं कर रहा था।
तो जो गलत हो जाएगा। तो यही कंसर्न था कि भाई आप अनएक्सप्लेन था, आप बता नहीं रहे हो कि भाई पोलिंग डे के फिगर्स कुछ और हैं, फाइल टर्न आउट नंबर्स कुछ और हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। The main dash of political parties and activists is that the discrepancies in turnout percentage raise suspicion about the electoral process। यहाँ पर नेगेटिव बढ़ आएगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि मेन क्या है, मेन विवाद की चीज़ है ना पॉलिटिकल पार्टी और इनके बीच में, यही है ना कि भाई अंतर आ रहा है परसेंटेज, टर्नआउट परसेंटेज का जो इलेक्टोरल प्रोसेस में है। तो मेन क्या है, मेन बोल सकते हैं अप्रहेंसन, मतलब क्या होता है मेन, मतलब वो बोल सकते हैं मेन विवाद की जड़, मेन मतलब बोल सकते हैं अप्रहेंसन ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि कन्विक्शन तो नहीं आएगा। कन्विक्शन का होता है धारणा, इंडिफरेंस मतलब होता है उदास, इसका कोई सेंस नहीं। वैलिडेशन तो आएगा नहीं। ग्रेटिट्यूड होता है प्रार्थना करना, ये भी नहीं आएगा। एप्रहेंसन आएगा, इसका मतलब होता है कि मैन, मतलब लड़ाई की जड़ यही है एप्रहेंसन, मतलब यही मेन प्रॉब्लम है। द मेन एप्रीहेंसन, मेन जो मेन दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टीज़ और एक्टिविस्ट के बीच में, वो यही है कि डिस्टर्बेंसेस आ रही है, ठीक है। पॉलिटिकल, इसका एक वर्ड और होता है डर। डर मतलब बहुत चिंता की बात, हाँ चिंता की बात, चिंता की बात, इसको मेरे को याद नहीं आ रहा था। हाँ, इसका चिंता की बात मतलब मेन चिंता की बात यही है कि आप बता नहीं रहे हो डेटा, ठीक है, उसमें अंतर आ रहा है। चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है यानी कि सीक, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द पिटिशनर टू गिव अ रिप्रेजेंटेशन टू द ईसीआई एंड सीक अ मीटिंग। द सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पिटिशनर से कि आप रिप्रेजेंटेशन दो ईसीआई को और मीटिंग को क्या करो, सीक करो। तो क्या सेंस आ रहा है, मीटिंग को क्या करो, आप डिमांड करो, डिमांड करो एक मीटिंग को। कंप्लेंट करते हैं क्या मीटिंग को, हम कभी नहीं करते। कभी मीटिंग को स्टेटमेंट करते हैं, नहीं करते। प्रोटेस्ट मतलब होता है हड़ताल करना, नहीं आएगा। ऑर्डर करो आप मीटिंग, ऑर्डर नहीं करना है, एक फॉर्मल वे में आपको डिमांड करनी है मीटिंग की, ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा डिमांड करना। रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट करो मीटिंग की। चलें आगे। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेंस एन एरर। इसमें एक एरर है, आपको एरर ढूंढना है। देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड तृणमूल कांग्रेस मेंबर फॉर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा and representatives of the Association for Democratic ADR to give a representation to the ECI and seek a meeting, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आस्क कहा है जो तृणमूल, ठीक है। इस देखो ए में तो कोई एरर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, हैज़ आस्क्ड, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस मेंबर है फॉर पार्लियामेंट महुआ पत्रा। देखो एरर यहाँ पे है, ठीक है, एरर यहाँ पे है। देखो एक वर्ड होता है, आपने सुना है मेंबर ऑफ, कहीं के मेंबर ऑफ किसी चीज़ के, तो मेंबर ऑफ होता है ना कि मेंबर फॉर। मेंबर ऑफ बोल सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफिस, मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मेंबर ऑफ ए कंपनी, मेंबर ऑफ अ फैमिली। कभी ऐसा नहीं होता ना कि मेंबर फॉर फैमिली हो, तो यहाँ पे प्रपोजिशन का एरर है। जो आपका जो मेन एरर है वो प्रपोजिशन का एरर, ठीक है। आपका जो एरर है प्रपोजिशन का एरर है, तो यहाँ पे मेंबर फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे मेंबर ऑफ आएगा, फोर को काट के। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। बट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, मतलब पूरे सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या निकल के आया पैसेज से। आपने पूरा पैसेज पढ़ा, आपकी पूरी जिस्ट क्या आती है पैसेज की, जो हमको पूछा गया है। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंस्ट्रक्टेड द ईसीआई टू पब्लिश ऑल इलेक्शन डेटा पब्लिकली। कि भाई सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट कर दिया है ईसीआई को कि आप पब्लिश कर दो सारा का सारा डेटा पब्लिकली। तो भाई ये सेंट्रल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल आर्ग्यूमेंट अभी के लिए नहीं है। अच्छा नीचे पढ़ते हैं, पहले ई वाला पढ़ते हैं। फॉर्म 70 शुड बी गिवन ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज़। कि भाई फॉर्म 70 सी है ना, वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना चाहिए केवल। ये तो सबसे फर्जी है भाई। बोला कि वोटर टर्नआउट पर डिस्क्रिपेंसी हुई है, वो इंडिकेट कर रही है वाइडर स्प्रेड इलेक्ट्रल फ्रॉड। कि भाई बहुत बड़ा वाइडर स्प्रेड मतलब सर्वव्यापी बहुत बड़ा इलेक्ट्रल फ्रॉड हो गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई,
कि इलेक्ट्रल फ्रॉड हो गया है। बी वाला पढ़ो, द ECI's reluctance टू डिस्क्लोज फॉर्म 70 डेटा इज अ वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी, कि भाई जो ECI वो जो है डिस्क्लोज नहीं कर, मतलब ECI की रिलेक्टेंस है, मतलब दे नहीं रहा है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है फॉर्म 70 वो वायलेट कर रहा है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है ECI रेडी हो चुका है अभी, ठीक है, तो इसको जितवाएगा नहीं। ऑप्शन सी पढ़ो, ECI की जो मूव है डिस्कस करने के लिए, मतलब मीटिंग करेगा वो लोगों से फॉर्म 70 डिस्क्लोजर के बारे में, एक पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड ट्रांसपेरेंसी। ये बिल्कुल सही है, वहाँ पे बोला भी गया था कि जो ECI अच्छा कर रहा है, हैज़ डन वेल, उसने अच्छा किया है कि वो अब रेडी हो गया है, ठीक है। ये था पूरा इसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। चलें आगे। तो आपको आई होप जो पूरा समझ में आ गया होगा भाई, कैसे हमने इसको एनालिसिस किया, कैसे हमने इसको पढ़ा। काफ़ी अच्छा पैसेज था। एक बार आप इसको बनाना, मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा ऐसे, मतलब उसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना बैंकर्स जेम नाम से। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे क्लोज टेस्ट, मेंस वाला क्लोज टेस्ट करेंगे भाई। 5-6 नंबर का होगा जी क्लोज टेस्ट। हाँ, बहुत मज़ा आएगा भाई, आप ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। पॉज करके आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, एक बार आप पढ़ लो इसको थॉरली, एक बार ऊपर से पढ़ लो। हैबिट्स आर टेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट मच लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट इन फाइनेंस। हैबिट्स मतलब पॉजिटिव है अभी तो, कि हैबिट्स कुछ होती हैं हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, मच लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह फाइनेंस में। जस्ट एज वेल्थ एक्यूमुलेट्स एक्सपोनेंशियली व्हेन इन्वेस्टेड वाइजली। जैसे जो वेल्थ होती है, मतलब जब हम पैसा निवेश करते हैं तो वो ग्रो करता है अगर हम उसे अच्छे से मतलब निवेश करते हैं दिमाग से वाइजली। स्मॉल एट कंसिस्टेंट एक्शंस, मतलब भले ही छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एक्शंस होने चाहिए जो कि बदल सकते हैं हमारे कैरेक्टर को, हमारी स्किल्स को, हमारे माइंड सेट को ओवर टाइम। दीज डेली बिहेवियर्स आप देख रहे हो काफ़ी पॉजिटिव है ये, और आपकी मतलब सेल्फ ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा लिखा गया है। दीज डेली बिहेवियर्स में अपीयर डेस एट फर्स्ट, जैसे जो बिहेवियर होते हैं, मतलब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो ना, आप अपनी हैबिट सुधारते हो, मतलब पहले पहले वो कुछ ऐसे लग सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट की बात है। ऑफन गोइंग अननोटिस्ड, काफ़ी अननोटिस रहते हैं, बट देयर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, लेकिन उनका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब उनके जो आगे आने वाले जो परिणाम होते हैं वो इमेंस होते हैं, मतलब काफ़ी गहरे होते हैं। आप देखते हो ना, आप कुछ ट्राई करते हो, आप अपनी हैबिट चेंज करते हो, आप डेली जल्दी उठने का या आप डेली एक्सरसाइज करने का ट्राई करते हो, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा रेसिस्टेंस फील होता है, आप थोड़ा नहीं करने की कोशिश करते हो, बट जब आप ओवर टाइम उस चीज़ को करने लग जाते हो ना, तो आपके जो उसके रिजल्ट हैं वो दिखने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज, जो शुरुआती दौर में, द प्रोग्रेस में सीम डैश, प्रोग्रेस कुछ ऐसी लग सकती है, लीडिंग मैनी टू अबेंडन देयर एफर्ट्स प्रीमेच्योरली, काफ़ी लोग छोड़ देते हैं भाई बीच में से, उनको लगता है भाई कुछ हो ही नहीं रहा तो छोड़ो, क्या करेंगे, ठीक है। तो छोड़ना से नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अक्यर ओवर टाइम, जो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो ओवरनाइट नहीं होता है, रातों रात नहीं होता। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन, से एक रिजल्ट होता है आपकी लगातार प्रयास करने का और आपका डिसिप्लिन मेंटेन करने का। एज मंथ्स टर्न इनटू मंथ, महीने साल में बदल जाते हैं, द गैप बिटवीन दोज हु कल्टिवेट कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स एंड दोज हु कम टू डैश बिहेवियर्स बिकम इंक्रीजिंगली एपेरेंट, मतलब कुछ लोग होते हैं शुरुआत करते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे लगे रहते हैं, गिरते हैं उठते हैं, फिर उठते हैं गिरते हैं, लगे रहते हैं, कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहते हैं, तो उनमें जो फ़र्क है वो साफ नज़र आने लग जाता है। तो ऐसा वो बोलना चाह रहा है। अच्छा जी भाई, ये हो क्या रहा है। द रियल पावर ऑफ हैबिट्स लाइज इन देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट अवर लॉन्ग टर्म सक्सेस और फेलियर, जो रियल पावर होती है हैबिट्स की वो लाई करती है हमारी एबिलिटी है कैसे हम लॉन्ग टर्म सक्सेस को या फेलियर को देखते हैं। वेदर इट इज़ अ डिसिप्लिन टू एक्सरसाइज, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज करना हो, डेली पढ़ना हो, प्रैक्टिस करना हो माइंडफुलनेस को, एवरी एक्शन कंपाउंड्स ओवर टाइम। कंपाउंड मतलब एक दिन में नहीं होते, ओवर टाइम वो चीज़ कंपाउंड होती है, जो आप जो हैबिट्स हैं, पूरा हैबिट के बारे में बोला जा रहा है। डिटरमाइन द ट्रजेक्टरी ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ को डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है। कन्वर्सली इंडल्जेंस इन प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आप इंडल्ज होते हो आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिविटी और अनहेल्दी चॉइसेस कैन लीड टू अ डाउनवर्ड स्पायरल
reinforcing patterns of dash. It is only upon reflecting years later that we truly grab the dash of our choices. मतलब जो आज जो बीज होते हैं वही हमें कल मिलता है, इसका मतलब ये है कहने का। मतलब जो हमारी हैबिट होती हैं, जो आज हम कर रहे हैं, जो हमारे चॉइसेस आज बना रहे हैं, वही हमें फ्यूचर में आकर रिफ्लेक्ट होती हैं। द हैबिट्स वी विल टुडे विल आइदर बी फाउंडेशन, या तो जो हम आज हैबिट बना रहे हैं तो हमारी फाउंडेशन बनेगी हमारी सक्सेस की, या फिर बाद में हमको रेग्रेट होंगे। दस कॉन्शियस एफर्ट इन द कल्टिवेटिंग द राइट बिटवीन बिहेवियर्स इज एसेंशियल। मतलब कॉन्शियस मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपके एक्शंस के बारे में, वो कल्टिवेट होना चाहिए राइट बिहेवियर में, वो ज़रूरी है। फॉर इवन द स्मॉलेस्ट स्टेप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप छोटे स्टेप्स ले रहे हो लेकिन वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे क्या होता है एक मोनूमेंटल प्रोग्रेस होती है। मतलब मोनूमेंटल मतलब बड़ी प्रोग्रेस होती है ओवर टाइम। आपने पढ़ा, काफ़ी अच्छा पैसेज था। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस। हैबिट्स आर द डैश ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट मच लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट इन फाइनेंस। हैबिट क्या है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, जो कंपाउंड होती हैं, मतलब ओवर टाइम बढ़ती हैं, आपको इम्प्रूव करती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट देती हैं। तो क्या होती हैं, कॉर्नर स्टोन होती है, इसका मतलब होता है फाउंडेशन। ठीक है, आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो फाउंडेशन होती हैं आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो। ब्लूप्रिंट नहीं होती। कैटलिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, तो मोटिवेट का सेंस नहीं है, करेंसी आएगा नहीं। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट है तो आएगा नहीं। कॉर्नरस्टोन मतलब होता है फाउंडेशन, जितना मजबूत फाउंडेशन उतनी मजबूत आपकी हैबिट्स। दीज डेली बिहेवियर्स में पे, मतलब जो बिहेवियर्स होते हैं पहले शुरू में तो कुछ ऐसे लगते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ नेगेटिव बात हुई, मतलब कुछ हो सकता है, मतलब आप कुछ मतलब डेली एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि भाई जी कुछ इसमें कोई सेंस नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या लगता है वो आपको, मतलब इनसिग्निफिकेंट लगता है ना। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत अच्छे परिणाम, इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई परिणाम ही नहीं दिख रहा है आपको, तो 20 का आंसर। डेट्रीमेंटल का तो मतलब होता है कोई चीज़ नीचे जा रही है, गिरावट हो रही है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है। और डेट्रीमेंटल देखो जो है नेगेटिव तो टर्म है ही, हालांकि ये फिट हो सकता था लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट नहीं हो रहा, कि डेट्रीमेंटल लगते हैं, मतलब नुकसान तो आपको कुछ होता नहीं है, बस आपको ऐसा लगता है कि आप जो एक्शंस ले रहे हो, अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे कुछ परिणाम नहीं दिख रहा है आपको, तुच्छ है वो कोई, ठीक है, तो वो सेंस आ रहा है। मोन्यूमेंटल मतलब होता है बहुत विशाल, इसका कोई सेंस नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि मतलब जो तुरंत स्पॉट पे हो जाते हो, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा। एम्बिगस का मतलब होता है कोई चीज़ मिक्स है, मतलब ये भी कोई सेंस नहीं है। इनसिग्निफिकेंट आंसर है। इन द इनिशियल स्टेज, जो शुरुआती दौर होता है, प्रोग्रेस में सीम टेस्ट, प्रोग्रेस ऐसी मतलब कैसी प्रतीत होती है, लीडिंग मैनी टू अबेंडन देयर एफर्ट्स प्रीमेच्योरली, जो काफ़ी लोग उसे छोड़ देते हैं। तो कैसी लगती है शुरू में, बताओ आप। एफर्टलेस लगती है, प्रोग्रेस एफर्टलेस लगती है, कोई सेंस है नहीं है। एब्रप्ट मतलब होता है कि कुछ चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, एब्रप्ट कर रही है, कोई सेंस नहीं। सुपरफिशियल मतलब दिखावटी लगती है, दिखावटी नहीं लगेगी भाई। रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके, तो प्रोग्रेस बिना रुके लगती है, कोई सेंस नहीं। इम्परसेप्टिबल मतलब उसका मतलब होता है कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं लग रही है आपको, आप डेली कुछ काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है भाई कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो चीज़ क्या होती है, अगर जब कुछ आपको लगता है ऐसा नहीं हो रहा, तो आप छोड़ने लग जाते हो उसको, ठीक है, काफ़ी लोग छोड़ने लग जाते हैं, तो वही इसका मतलब होता है इम्परसेप्टिबल, मतलब ये है जो है प्रैक्टिकल नहीं लगती एक तरह से। आगे, एज अ monster into year the gap between those who cultivate constructive habits and those who is come to dash behaviors becomes increasingly apparent। मतलब महीने सालों में बदल जाते हैं, जो गैप होता है, जो लगातार लगे रहते हैं अपने कामों में लगे रहते हैं हैबिट को सुधारने में, दोस्त इसका मतलब जो बदलना नहीं चाहते खुद को, टू डैश बिहेवियर्स बिकम इंक्रीजिंगली अप्रेंट। तो बताओ भाई इसका क्या होगा, मतलब एक तो होते हैं जो हैबिट्स को कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और दो यूज़ कम टू मतलब एक ही जगह चिपके रहते हैं, मतलब गलत चीज़ों से ही चिपके रहते हैं, गलत हैबिट बना लेते हैं, तो क्या होता है वो प्रोग्रेसिव आएगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि नेगेटिव सब चाहिए कि भाई वो नेगेटिव मतलब जो उनकी पुरानी आदतें होती हैं उसी में वो लगे रहते हैं। तो देखो भाई इसका क्या होगा, तो प्रोग्रेसिव तो आएगा नहीं, प्रोग्रेसिव बिहेवियर्स नहीं, इनग्रेंट हो सकता है, डिट्रीमेंटल बिहेवियर्स नहीं आएगा, एक सेकंड, डिट्रीमेंटल हो सकता है, जे भी हो सकता है, डिसिप्लिन बिहेवियर्स नहीं, फ्लरिशिंग मतलब होता है सक्सेस, तो जे भी नहीं, तो बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर भाई देखो डेट्रीमेंटल तो होगा नहीं,
इसका मतलब तो भाई कुछ कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सेंस में आता है कि भाई कोई चीज़ पूरी नष्ट होती जा रही है, कोई की हालत डिट्रीमेंट होती जा रही है, मतलब पूरी ख़राब होती जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है। इनग्रेन मतलब आप कोई कुछ चीज़ ग्रेन नहीं कर रहे हो, कुछ गेन नहीं कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। इसका मतलब इनग्रेंड, आप मतलब कोई आपकी ख़राब हैबिट है, मतलब आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो आप कुछ ग्रेन नहीं मतलब गेन नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, तो उसको बोलते हैं इनग्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। चलते हैं आगे। कन्वर्सली इंटेलिजेंस इन प्रोक्रेस्टिनेशन, आप आलस में होते हो, नेगेटिविटी होती है, अनहेल्दी चॉइसेस होती हैं, तो डाउनवर्ड स्पाइरल आता है, मतलब आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जाने लगती है। री इन्फोर्सिंग पैटर्न्स ऑफ डैश, बताओ। तो भाई इसका यहाँ पे भी हमें नेगेटिव चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बात बोली गई है। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, ये तो आएगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं। रेक्टिट्यूड भी मतलब भाई जो इधर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी नहीं आएगा। एंट्रेंस मतलब होता है कोई चीज़ आप झेल रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है कि मतलब आप बहुत नेगेटिव से होते हैं। भाई देखो उसका मतलब मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, बस टू बी ऑनेस्ट, बट ये बहुत नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए मैंने टोन के हिसाब से उसको फिट कर दिया, ठीक है। एक बार आप इसे चेक कर लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना इसका मतलब। इट इज़ ओनली अपॉन रिफ्लेक्टिंग ईयर दैट लेटर वी ट्रोली ग्रैब द डैश ऑफ आवर चॉइसेस, मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि जो आने वाले साल होंगे वो हम उसे कैसे देखेंगे, मतलब बी ट्रूली ग्रैब द डैश ऑफ आवर चॉइसेस। तो हम उसे क्या देखेंगे, जो हम आज चॉइस ले रहे हैं, आज हम डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके परिणाम ही तो देखेंगे ना आगे जाके। तो रेपरकशंस मतलब उसके परिणाम, आज जो हम कर रहे हैं उसके हम परिणाम देखेंगे आगे हमारी चॉइसेस के, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं। स्टैग्नेशन मतलब होता है रुका हुआ, ये भी नहीं। एपिफेनी का मतलब भी भाई कुछ पॉजिटिव टर्म में आता है, ये तो आएगा नहीं। एब्सोल्यूशन मतलब कुछ शॉर्ट टर्म है, तो वो भी नहीं आएगा। रेपरकशन मतलब परिणाम, ठीक है। चलें आगे। चलो जी, तो भाई अब हम आ चुके हैं अपने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है कि दो सेंटेंस दिए गए हैं, उन दोनों में से कहीं पार्ट में एरर है, तो आपको एरर फाइंड करने हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। यदि कोई एरर नहीं होता है तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाना है कि नॉन ऑब्वियस। ईच ऑप्शन रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो आप इनमें कुछ एरर हो सकते हैं, तो हमको एरर फाइंड करने हैं इन दोनों सेंटेंसेस में। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस करने के बाद, द यंग एंटरप्रेन्योर रिमेन डिटरमाइंड टू एस्टेब्लिश बिजनेस दैट प्रोवाइड, देखो बिजनेस सिंगुलर है, बिजनेस सिंगुलर है, अरे क्या हो गया, एरर यहाँ पे है। बिजनेस सिंगुलर है, सिंगुलर के ना साथ क्या आएगी, सिंगुलर नाउन वर्ब आएगी, तो बिजनेस प्रोवाइड्स आएगा, दैट प्रोवाइड्स, बिजनेस दैट प्रोवाइड्स, क्योंकि जो दैट है ना वो क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रही है बिजनेस को, तो बिजनेस दैट प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड्स आएगा, प्रोवाइड्स। तो ठीक है, पहले का जो है सी में एरर है, पहले का सी में एरर है। दूसरा पढ़ लेते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर हैज़ लीड, देखो जो इम्प्लीमेंटेशन है एआई का हेल्थ केयर में, हैज़ लेड, हैज़ के बाद क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो लीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लीड लेड लेड, तो हैज़ लेड आएगा ना कि लीड आएगा। तो सेकंड के बी में एरर है, फर्स्ट के सी में, सेकंड के बी में। तो अब देखो हम भाई फालतू फिर आगे नहीं पढ़ना, अगर आपको एरर मिल गया ना तो टिक करो और आगे बढ़ो, टिक करो और आगे बढ़ो। The new educational policy aimed at enhancing student learning outcomes through practical experiences and real life applications in various field। देखो एरर क्या है, द जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एम करती है भाई स्टूडेंट की लर्निंग बढ़ाएगी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू और रियल लाइफ एप्लीकेशन के थ्रू इन बैरियस फील्ड। देखो बैरियस के बाद जो होता है, जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है, बैरियस का मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न एक विभिन्न मतलब फील्ड, अब थोड़ा बोलेंगे हम बहुत सारे फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स, ठीक है, बहुत सारे बहुवचन, तो फील्ड नहीं आएगा, फील्ड्स आएगा, फील्ड्स आएगा। तो पहले के डी में एरर है। मैनी कंपनीज नाउ रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस ऑफरिंग फ्लेक्सिबल आवर्स एंड रिमोट वर्क ऑप्शन टू इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन। देखो यहाँ पे एरर है, इंक्रीज करेंगे क्या,
एम्प्लॉय की क्या, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी नहीं, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आएगा अपोस्ट ऑफिस है एस, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, उनका सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो पहले के भी डी में एरर है, दूसरे के डी में एरर है, तो ऑप्शन ई आंसर है इसका। Advancements in renewable energy technology have significantly reduced the dependence on fossil fuels, paving a way for a more sustainable economic future। जो एडवांसमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुक मतलब रिड्यूस कर चुके हैं जो डिपेंडेंस है हमारी फॉसिल फ्यूल पे। पेविंग अ वे, पेविंग मतलब एक रास्ता बना रहे हैं, मतलब चीज़ें आसान कर रहे हैं। तो पेविंग द वे होती है फ्रेज़, पेविंग द वे, पेविंग द वे मतलब वे बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं हमारे एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर द आएगा ना कि ए आएगा। तो पहले के सी में एरर, तो जे पार्ट गया, जे पार्ट गया, जे पार्ट गया। द रिसर्च स्टडी emphasize the necessity of early childhood education in developing cognitive abilities and improve social skills and in children। देखो यहाँ पर पैरेललिज्म का एरर है। उसने बोला कि जो रिसर्च स्टडी है वो एम्फोसाइज करती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की डेवलप करने में, इन डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़, और इम्प्रूव करने में, इम्प्रूविंग आएगा यहाँ पे, इम्प्रूव नहीं आएगा, इम्प्रूविंग आएगा, क्योंकि एंड के बाद जो फॉलो होता है वही एंड के बाद में होता है, एंड के पहले वही, एंड के आफ्टर वही। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म। रूल ऑफ पैरेललिज्म मतलब एंड के पहले जो वर्ब आएगी वही एंड के बाद आएगी। अगर यहाँ पे लिखा है शो, तो यहाँ पे आप लाइक, यहाँ पे आप बोल नहीं सकते गिव, तो आप मतलब गिव लिखोगे आप, यहाँ पे गिविंग नहीं लिखोगे। अगर यहाँ लिखा है सोइंग, तो आप यहाँ लिखोगे गिविंग। ठीक है, तो ये फॉलो करते हैं एक रूल। तो पहले किसी में, दूसरे किसी में एरर। आगे, द न्यू स्मार्टफोन मॉडल ऑफर्स हाई स्पीड परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड कैमरा एंड लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दैट एंश्योर। देखो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, बैटरी सिंगुलर है, दैट उसको रिलेट कर रहा है, दैट एंश्योर, एंश्योर्स आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, एंश्योर्स। तो पहले के डी में एरर। The increasingly popularity of digital payment methods has prompted businesses to adopt cashless transaction, reducing the need of physical currency। देखो एरर क्या है, एक फ्रेज होती है नीड फॉर, कि भाई जो वो डिजिटल पेमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो फिजिकल करेंसी होती है उसकी नीड कम होती जा रही है। तो नीड ऑफ नहीं होता, वो नीड फॉर होता है। किसी चीज़ की नीड, किसी चीज़ के लिए नीड होना, तो नीड ऑफ नहीं होता, वो नीड फॉर होता है। तो प्रपोजिशन का एरर था। तो पहले का डी, दूसरे का डी। ठीक है, एरर डिटेक्शन समाप्त हो चुके हैं मेंस के, ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम रिलेवेंट है। चलते हैं हम आगे आखिरी पार्ट पे हमारे। यहाँ क्या बोला गया है, यू मस्ट आइडेंटिफाई, हमें वर्ड बताना है कि जो करेक्टली यूज़ हुआ है कि नहीं इन शब्दों में। ऑफ सिक्योर का मतलब क्या होता है, ऑफ सिक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं है, कोई चीज़ क्लियरली मतलब नहीं है, कोई चीज़ नॉट क्लियर। ठीक है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। तो पहला पढ़ते हैं, द साइंटिस्ट फाइंडिंग्स वर सो ऑब्सक्योर दैट इवन एक्सपर्ट हैड डिफिकल्टी अंडरस्टूड देम। मतलब जो साइंटिस्ट की वो फाइंडिंग थी, रिसर्चेस थी, वो काफ़ी ऑब्सक्योर थी, जिससे जो एक्सपर्ट्स थे ना वो भी उसे डिफ़िकल्टी समझ पाए। तो क्या थी भाई, मतलब क्लियर नहीं होंगी, इसलिए उसे समझ नहीं पाए। तो जो सही यूज़ हुआ है, द थिक फॉग हेल्प्ड ऑब्सक्योर द रोड साइंस। जो थिक फॉग था उसने हेल्प की ऑब्सक्योर द रोड साइंस, मेकिंग नेविगेशन डिफ़िकल्ट। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, जिससे क्या हो गया, रोड के साइंस नहीं दिखे। मतलब साइन लगे रहते हैं रोडों पे इधर उधर जाने के लिए, जो दिशा सूचक होते हैं। तो वही नेविगेशन डिफ़िकल्ट हुई, नेविगेशन प्रॉब्लम हुई। तो भाई सब सही है, कोई चीज़ क्लियर विजिबल नहीं थी। सी बोलता है कि द आर्टिस्ट वांटेड टू ऑब्सक्योर हिज पेंटिंग्स फॉर डिस्प्लेइंग देम इन अ वेल लिट गैलरी। आर्टिस्ट, यहाँ पे ऑब्सक्योर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एग्जिबिट आएगा। शो करना चाहते हैं उनकी पेंटिंग, जिसे डिस्प्ले करके इन अ वेल लिट गैलरी। तो जो सी में यूज़ गलत हुआ है। हिज रेपुटेशन वॉज ऑब्सक्योर आफ्टर ही वॉन द अवार्ड। उसकी रेपुटेशन ऑब्सक्योर हो गई, कोई मतलब कोई बची नहीं, तो बिल्कुल गलत है भाई। जो नेगेटिव टर्म में मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा।
तो इसका आंसर है ओनली ए एंड बी। रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल का मतलब होता है, देखो रिकंसाइल का जो मतलब होता है वो होता है मतलब पहले कोई चीज़ में लड़ाई हो गई हो, अब उनको बाद में मतलब मिला दिया जाए, उनके मतलब बीच में जो है एग्रीमेंट हो जाए एक तरह से। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्प्यूट, मतलब बोल सकते हैं एग्रीमेंट, कोई चीज़ लड़ाई का ख़त्म हो जाना। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्प्यूट द टू नेशन फाइनली डिसाइडेड टू रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस एंड साइन अ पीस ट्रीटी, बिल्कुल सही है। सी फाउंड इट हार्ड टू रिकंसाइल हर लव फॉर एडवेंचर विथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। क्या? कि वो चाहती है, सी फाउंड इट हार्ड, मुश्किल पाती है रिकंसाइल करना उसके लव को फॉर एडवेंचर के लिए, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर पे। ऐसा कोई यूज़ नहीं है भाई इसका तो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पहले कोई चीज़ में लड़ाई हुई है, उसे सुलझा रहे हैं, सुलझाव हो रहा है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है। द फ्रेंच टीम वॉज अनेबल टू रिकंसाइल द मिसिंग फंड्स लीडिंग टू एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, कि वो फाइनेंस टीम अनेबल थी रिकंसाइल करने के लिए मिसिंग फंड्स को, बिल्कुल यहाँ पर सही है। रिकंसाइल का मतलब होता है मिलाना भी होता है, कोई चीज़ मतलब जो है प्रॉपर मेल खा रही है कि नहीं, आपको मतलब आपने सोचा कि भाई सेल्स हमारी इतनी की हुई हैं लेकिन जो फंड है वो तो उससे मैच ही नहीं कर रहे, तो रिकंसाइल का एक मतलब ये भी होता है, तो सी तो सही है। हिज प्रेजेंस एट द पार्टी वाज इनफ टू रिकंसाइल द ब्रोकन फ्रेंडशिप, कि भाई जो है उसकी जो प्रेजेंस थी पार्टी में वो काफ़ी थी टू रिकंसाइल करने के लिए ब्रोकन फ्रेंडशिप, जो टूटी हुई फ्रेंडशिप थी उनको वापस रिकंसाइल करने के लिए, तो जय बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए, सी और डी आएगा, ऑप्शन में है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में है नहीं तो आप यहाँ पे कर लो ए, डी एंड सी। बस आपको समझना जरूरी था कि क्या बोलना चाह रहा है वर्ड। प्रिकॉरियस का मतलब क्या होता है? प्रिकॉरियस, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस ना कि प्रिकॉरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ खतरे की बात हो, कोई डर की बात हो, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है ये। देखो, द क्लाइंबर फाउंड हिमसेल्फ इन प्रेकरियस पोजीशन हैंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। भाई एक लटका हुआ था एक क्लाइंबर, एक, ठीक है, तो एज पे लटका हुआ था तो डर, खुद को प्रेकरियस पोजीशन में पा रहा था, डर की पोजीशन में, जो तो बिल्कुल सही है। हर जॉब सिक्योरिटी बिकेम प्रिकेरियस ऑफ द कंपनी अनाउंस मैसिव ले ऑफ्स, कंपनी ने ले वो कर दिए, तो भाई उसको उसकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में नजर आने लगी, ये भी सही है। ही वॉज हाईली प्रिकेरियस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा एंड डबल चेक्ड एवरीथिंग, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकेरियस था, नहीं खतरे में नहीं था, यहाँ पे आएगा मेटिकुलस आएगा, जो तो गलत गलत यूज़ हुआ है। मेटिक मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं डिटरमाइन था डेटा की एक्यूरेसी को लेकर, डबल चेकिंग को लेकर, जो तो गलत है यहाँ पे। द एंटिक टेबल हैड अ प्रिकेरियस लैग मेकिंग इट अनस्टेबल एंड अनसेफ फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो टेबल है उसका लैग प्रिकेरियस है, खतरे में है उसका लैग टेबल का, नहीं भाई। इसका आंसर है ओनली ए एंड बी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अच्छा सही है वैसे टी वाला, क्योंकि हो मतलब कोई नेगेटिव सा सेंस में यूज़ हो रहा है ना, कि उसका जो एंटिक टेबल है उसका जो लैग था वो प्रिकेरियस था, ठीक है, मतलब अनस्टेबल हो रहा था और अनसेफ था हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब आप उस पर कुछ रख दो तो टूट जा रहा था, तो एक कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं डेंजर सिचुएशन में होगा ऐसा करके, तो ए, बी और डी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ ख़राब है आपने उसे और ख़राब कर दिया, मतलब बोलते हैं कि दाल में आटा गीला कर देना, ठीक है, कोई चीज़ बहुत नेगेटिव हो गई है। हिज रीड कमेंट्स ओनली सर्व टू एक्सरसाइज द टेंशन, उसके जो कमेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, टेंशन को और बढ़ा दिया, ये भी सही, ये सही है। द गवर्नमेंट टुक टू एक्सरसाइज विद द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय प्रोवाइडिंग, नहीं नहीं ये तो गलत है भाई, गवर्नमेंट तो अच्छा करेगी ना। द हेवी रेन्स एक्सरसाइज विद द फ्लड, बिल्कुल सही है, बारिश ने ख़राब कर दिया, फ्लड कर, ठीक है, फ्लडिंग हुई वहाँ पे काफ़ी, तो उस चीज़ को और बरसात ने ख़राब कर दिया। सी ट्राई टू एक्सरसाइज द सिचुएशन बाय रिमेनिंग काम एंड ऑफरिंग ए सोल्यूशन, वो ट्राई करती है कि एक्सरसाइज कर सिचुएशन को काम रख के और सोल्यूशन को ऑफर करके, नहीं भाई यहाँ पे पॉजिटिव शब्द आएगा, ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, आगे कैसे क्या वीडियो लानी तो अभी एक बार कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन।